Myself, Dr. Kantesh Kumar. I am an assistant professor in University Department of Political Science. The topic of today my lecture is preamble. भारत के स्वाधीनता संग्राम के समय से ही ये एक राष्ट्रीय नेताओं की मांग थी कि भारत का संविधान हो और ये भारत का संविधान जो है भारतीयों के द्वारा निर्मित की जाए। इस संबंध में 1914 से जो एक लड़ाई चल रही थी वो हम सफलता कैबिनेट मिशन और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के बाद भारत में संविधान सभा का निर्माण हुआ। ये संविधान सभा का कार्य था कि संविधान का निर्माण जो है वो भारतीय सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखकर किया जाए, क्योंकि भारत एक बिल्कुल नए युग में जा रहा था। और शुरुआती दौर में ही, जैसा मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट के बाद ही ये स्पष्ट हो गया था कि इंडिया इज गोइंग टू अडॉप्ट फेडरल स्ट्रक्चर एंड वन ऑफ द बेसिक फीचर ऑफ फेडरल स्ट्रक्चर इज दैट टू राइट डाउन ए रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन। अब इस रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत होने पे सबसे पहले हमारे उस समय भारतीय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 22 जनवरी 1947 को एक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पास किया। इस ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन का भी एक हिस्टोरिकल फाउंडेशन है, क्योंकि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में जब पहली रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण हुआ तो वहाँ पे प्रियम्बल अडॉप्ट किया गया था। प्रियम्बल बेसिकली संविधान के मूलभूत सिद्धांतों को, शासन व्यवस्थाओं को और लक्ष्यों को निर्धारित करता है। तो भारतीय संविधान में भी प्रियम्बल लाया गया और इस प्रियम्बल से भारत में कि क्या शासन व्यवस्था रहेगी और यहाँ के लोगों को क्या क्या अधिकार दी जाएगी और समाज में कैसी संरचना की स्थापना की जाएगी, इसके बारे में सारे चीज़ अग्रलित किए गए और इन्फोर्स किए गए और रिटर्न किए गए। हमारा जो प्रियम्बल कहता है, वी द पीपुल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into sovereign socialist secular democratic republic। इसके बाद जो ऑब्जेक्टिव्स थे जो जनता को सिक्योर करने थे वो है जस्टिस, सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, उसके बाद इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमॉन्ग देम ऑल। इसके अलावा फ्रेटर्निटी, और ये भी इस प्रियम्बल में निर्दिष्ट किया गया कि किस दिन जो है वो ये प्रियम्बल इन्फोर्स हुआ या कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्स हुआ। तो डेट जो वो था 26 नवंबर 1949। अब हम इस प्रियम्बल के तहत और इस प्रियम्बल के द्वारा हम जानना चाहेंगे कि इस प्रियम्बल से भारतीय संविधान के लिए किन किन बातों को स्थापित करने का प्रयास किया गया। जैसा दो शब्द जो प्रियम्बल में है वो है, पहला शब्द वी द पीपुल ऑफ इंडिया और दूसरा शब्द है जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रियम्बल का लास्ट वर्ड हुआ, इनफोर्स, अडॉप्ट एंड इनैक्ट टू गिव आवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 26 नवंबर 1949। इन दो शब्दों का बड़ा शाब्दिक अर्थ है। पहला, जैसे हम अमेरिकन संविधान की बात करते हैं तो कहते हैं सॉवरेंटी कहाँ रिसाइड करता है, तो वहाँ पे होता है कि सॉवरेंटी अमेरिकन संविधान में रिसाइड करता है। वहीं दूसरी तरफ अगर ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, जो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, वहाँ पे सॉवरेंटी जो है उसके पार्लियामेंट में यानी हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स में रहता है। भारतीय संविधान विदों ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहना चाहा है कि भारत में संप्रभुता ना उसके संविधान में रहेगी ना उसके संसद में रहेगी। ये दो शब्द जो वी द पीपुल ऑफ इंडिया अडॉप्ट, इनैक्ट एंड गिव टू आवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, ये बिल्कुल स्पष्ट करता है कि भारत में संप्रभुता जो होगी वो यहाँ के लोगों में निवास करेगी, यानी अल्टीमेटली द सॉवरेंटी विल रिसाइड इन द हैंड ऑफ द पीपल। और इस तरीके से ये एक अनोखा सिद्धांत जो है हमारे संविधान निर्माताओं ने स्थापित किया। दूसरी मूलभूत होती है कि संविधान में ये तो हम लोगों ने निर्दिष्ट कर लिया कि सॉवरेंटी कहाँ पे निवास करती है। अब दूसरा मूलभूत बात आता है कि शासन व्यवस्था कैसी रहेगी। हमारा प्रियम्बल
शासन व्यवस्था के बारे में बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहता है कि सॉवरेन होगा, सोशलिस्ट होगा, सेकुलर होगा, डेमोक्रेटिक होगा और रिपब्लिक होगा। यहाँ पे पंडित नेहरू साहब ने एक शब्द का प्रयोग किया था, इंडिपेंडेंट सॉवरेन। तो जब संविधान में प्रियम्बल को जब मूर्त रूप दिया गया तो उस समय ये बात स्पष्ट किया गया कि इंडिपेंडेंट और सॉवरेन दोनों एक समान शब्द होते हैं, इसलिए इंडिपेंडेंट कहने की आवश्यकता नहीं है, सॉवरेन ही काफ़ी है। तो ये बता देता है कि भारत जो है अब एक सॉवरेन राष्ट्र है। सॉवरेनिटी का अर्थ होता है कि हम आंतरिक और बाह्य मामले में किसी बाहरी दबाव या आंतरिक दबाव के बिना अपना स्वतंत्र निर्णय ले सकते हैं। सोशलिस्ट, सॉवरेन, सोशलिस्ट, समाजवादी। भारत एक समाजवादी राष्ट्र है और ये समाजवाद की अभी जो स्थापना की गई, ये भारत में मूलतः नहीं था, ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा स्थापित की गई। ये समाजवाद, भारत का समाजवाद एक आर्थिक दृष्टिकोण वाला समाजवाद न दिखता है। यहाँ पे वो मार्क्सवाद के सिद्धांत के अनुसार से आर्थिक समाजवाद लाने की बात नहीं है। हमारा समाजवाद पश्चिमी समाजवाद से एक बृहत्तर अवधारणा लेके आता है। ये बृहत्तर अवधारणा सामाजिक और आर्थिक दोनों क्षेत्र में लेके आता है। यानी हमारा सोशलिज्म जो है वो स्थापित करना चाहता है कि हमारा समाजवाद जो सामाजिक विषमताएं हैं, जो सामाजिक जातिगत संरचनाओं के अंतर्गत भेदभाव वाला है, इसको समाप्त करके एक समतामूलक समाज की स्थापना करनी है। जब ये समाजवाद के परिभाषा की बात आई तो संविधान में कहीं पे भी समाजवाद को परिभाषित करने का कोई अनुच्छेद नहीं था। सुप्रीम कोर्ट के एक मामले में आया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आवर सोशलिज्म इज नॉट ओनली टू स्टेबलाइज इकोनॉमिक जस्टिस, आवर सोशलिज्म इज मीन्ट टू एस्टेब्लाइज सोशल जस्टिस ऑल्सो। दूसरा जो एक शब्द आता है सेकुलरिज्म, धर्मनिरपेक्ष। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में धार्मिक स्वतंत्रता की बात की है। जहाँ तक हम शाब्दिक अर्थ में अगर धर्मनिरपेक्षता को देखते हैं तो ये 2 आधार पे टिकी हुई है। पहला आधार होता है कि व्यक्ति को धर्म के मामले में पूर्ण अभिव्यक्ति का अधिकार हो। दूसरा जो आधार होता है कि राज्य का कोई धर्म ना हो। तो भारतीय धर्मनिरपेक्षता में हम अपने जो फंडामेंटल राइट्स में 25 से 28 के बीच में देखते हैं तो राज्य का कोई अपना धर्म नहीं है और व्यक्ति को अपनी धार्मिक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति का पूर्ण अधिकार दिया गया। सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेसी का जो डिफिनीशन होता है, डेमोक्रेसी इज ए गवर्नमेंट बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल एंड ऑफ द पीपुल। ये अक्षरशः भारत में लागू किया गया। हमारे यहाँ तो डेमोक्रेसी आज जो है वो गांव के स्तर तक जा चुकी है। जैसा पंचायती राज व्यवस्था के बाद मल्टी लेयर्ड डेमोक्रेसी हम लोग देखते हैं। यहाँ पे आम जनों को गांव के लेवल पे या मल्टी म्युनिसिपल लेवल पे आम व्यक्तियों को नीति निर्माण में भागीदारी का पूर्ण अधिकार दिया गया। अब ये तो हो गया शासन व्यवस्था की बात। अब दूसरी जो बात आती है कि हमारे प्रियम्बल में कैसी ऑब्जेक्टिव, किस प्रकार व्यक्ति को स्वतंत्रता देने की बात कही गई है। तो पहला जो नोशन आता है वो आता है जस्टिस। क्या ये जस्टिस लीगल प्रक्रिया के बारे में बात है, विधि निर्माण के बारे में, विधि न्याय पाने की व्यवस्था के बारे में? क्या ये प्रोसीजरल जस्टिस की बात करता है? आमतः मूलतः लोगों का जो ध्यान होता है या अन्य संविधानों को अगर देखा जाए तो जस्टिस का अर्थ होता है निर्णय, न्याय पाने की प्रक्रिया का। भारतीय जो प्रियम्बल प्रस्तावना में जो जस्टिस की बात कही गई है वो एक न्याय पाने की प्रक्रिया के बारे में नहीं की गई है, बल्कि एक सब्सटेंसिव एस्पेक्ट की बात की है। यानी प्रोसीड्यूरल जस्टिस के अलावा हमारे यहाँ सब्सटेंसिव जस्टिस की भी बात की जाती है। क्या ये सब्सटेंसिव जस्टिस हमको, इसका बृहत्तर कॉन्सेप्ट भारतीय प्रियम्बल में दिया गया है। ये 3 अवधारणाओं पे है, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल।
यानी हमको सामाजिक न्याय भी स्थापना करना है, इकोनॉमिक न्याय की भी स्थापना करनी और राजनीतिक न्याय की भी स्थापना करनी। जहाँ तक इकोनॉमिक न्याय की स्थापना की बात की गई है, वहीं पे हम लोग देखते हैं कि भारत में मिक्स्ड इकोनॉमी अपनाया गया, ताकि समाज के जो सबसे आर्थिक पिछड़े हुए क्लास है उनको जो है हम आर्थिक न्याय दे सके और आर्थिक रूप से एक समरसता की स्थापना कर सके। सामाजिक न्याय में आरक्षण की व्यवस्था की गई है, ताकि सामाजिक प्रजातंत्र की स्थापना हो सके और सामाजिक न्याय की अवधारणा स्थापित हो सके। और राजनीतिक जो न्याय की बात है, प्रत्येक व्यक्तियों को अपने मत देने का अधिकार, चुनाव में किसी को सपोर्ट करने का अधिकार और चुनाव में भाग लेने का अधिकार दिया गया। अगला आता है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता के बिना प्रजातंत्र का कोई मूल्य नहीं रहता है। प्रजातंत्र बड़ा ही आवश्यक तत्व है और प्रजातंत्र के बिना किसी भी जमहूरियत की कल्पना नहीं की जा सकती है। तो स्वतंत्रता का जो दृष्टिकोण है वो भारतीय फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 में, जो भारतीय मौलिक अधिकार है, उसमें 19 से 22 आर्टिकल के तहत दी गई है, जिसमें लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप की बात कही गई है। अगला आता है इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। स्वतंत्रता बिना समानता के अधूरी कल्पना ही रह सकती है। तो इसीलिए भारतीय प्रस्तावना में इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी की बात कही गई है। कहा गया कि इक्वलिटी ऑफ स्टेटस होगा, यानी ना कास्ट, क्लास, क्रीड, रिलीजन, प्लेस ऑफ बर्थ, कोई भी आर्टिफिशियल डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। आर्टिफिशियल डिस्क्रिमिनेशन से समानता जो है वो समानता जो है, समान समाज जो है वो असमान दिखना शुरू करती है। तो ये जितने भी आर्टिफिशियल जो इनइक्वलिटी एग्जिस्ट कर रहा है उसको दूर करने के लिए भारतीय प्रस्तावना में बिल्कुल कहा गया है कि व्यक्ति, हर कोई व्यक्ति एक समान स्टेटस एंजॉय करेगा। इसके लिए डाइसी का जो रूल ऑफ लॉ है उसका इम्प्लीमेंटेशन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में किया गया। अपॉर्चुनिटी यानी अपॉर्चुनिटी, सभी को अवसर की समानता मिलेगी। यहाँ तक जब ये महसूस किया गया कि बहुत सारी असमानताएं समाज में एग्जिस्ट कर रही है, तो उसको दूर करने के लिए डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस के तहत प्रिफरेंशियल ट्रीटमेंट दिया जाएगा। प्रिफरेंशियल ट्रीटमेंट किसको? जो सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं, जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, इन सभी को जो है हम लोग आरक्षण के द्वारा समाज की मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास करेंगे। अगला 2 शब्द जो एक भावनात्मक अवधारणा को अभिव्यक्त करता है, फ्रैटर्निटी। ये एक फ्रांस की क्रांति से लिया हुआ अवधारणा है। फ्रैटर्निटी का अर्थ होता है कि समाज में, चाहे भारत कश्मीर से कन्याकुमारी तक और गुहार मोती से लेकर किप्तु तक फैला हुआ एक देश है, जहाँ पे अनेक प्रकार के लोग, अनेक जनजातीय, जातीय और विभिन्न ट्राइब्स और रेशियल ओरिजिन के लोग रहते हैं। इसमें एक भावनात्मक संबंध स्थापित हो सके, चाहे जो भी राज्य के हो, चाहे दक्षिण के राज्य के हो, पश्चिम के राज्य के हो, उनमें एक भारतीयता का भाव आ सके। बंधुत्व तो कुछ नहीं कहता है, ये बंधुत्व तो कहता है कि हम फील कर सके कि हम भारत के लोग हैं, चाहे हमारी रीजनल डिफरेंसेस जितनी हो या कॉमनल डिफरेंसेस हो, लेकिन भारतीयता का भाव हमारे अंदर होना चाहिए। एक फ्रांस की राजक्रांति थी, उसके उसी अवधारणा को हमारे प्रियम्बल में रखा गया। इसके बाद आता है यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। ये सारे शब्द ऐसे शब्द हैं, ये सारे शब्द जो हैं वो भारतीयता के भाव को विकसित करने के लिए और भारतीयता की अखंडता और अस्मिता को सुनिश्चित करने के लिए किया गया। एक बड़ा ही बेसिक क्वेश्चन जब प्रियम्बल भारत में लाया गया तो ये रेज होने लगा, क्या प्रियम्बल भारतीय संविधान का भाग है? जैसा हम कहते हैं कि अमेरिका के संविधान से प्रियम्बल की अवधारणा हमने ली, और ये प्रश्न सबसे पहले उठा जब भारत स्वतंत्र हुआ और जब बेरू-बेरी इनक्लेव्स का ट्रांसफर हो रहा था, तो सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत ये मामला गया। तो वहाँ पे निश्चित किया गया और जब सुप्रीम कोर्ट अपना जजमेंट दे रही थी तो उसने अमेरिकन कोर्ट के एक डिसीजन को साइट किया, विलोबी एंड स्टोरी केस को साइट किया और कहा प्रियम्बल इज नॉट ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी प्रस्तावना भारतीय संविधान का भाग नहीं है। जैसे अमेरिकन संविधान का
प्रियम्बल पार्ट नहीं है, वैसे ही भारतीय संविधान का प्रियम्बल पार्ट नहीं है। लेकिन भारत जब प्रस्तावना लेके आया, चाहे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू का 22 जनवरी का एफर्ट हो या स्वतंत्रता के बाद संविधान लागू होने के समय 26 नवंबर 1949 की बात हो, ये बिल्कुल निश्चित हो चुका था कि यही भारत की शासन व्यवस्था रहेगी, भारत के यही लक्ष्य होंगे। ये एक जो गलतियां या इसको कहा जाए उस समय की मांग नहीं थी और बाद में ये मांग हुई। केशवानंद भारती केस में जब ये फिर मामला आया, क्या प्रियम्बल भारतीय संविधान का भाग है? केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने डिसीजन को उल्टा करते हुए या उससे इतर होते हुए जो निर्णय दिया, और उसने कहा कि प्रियम्बल इज ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और ये भी कहा कि अगर भारतीय संविधान में किसी प्रकार का कोई if they are needing the definition of any part of the constitution, they will rely on preamble. और इतना ही नहीं, जो केशवानंद भारती केस में जो बेसिक स्ट्रक्चर्स का नोशन आया, वो कहा गया कि जब भी बेसिक स्ट्रक्चर को डिफाइन करने की जरूरत पड़ेगी और या रीडिफाइन करने की जरूरत पड़ेगी, तो भारतीय संविधान में प्रस्तावना के जो उद्धृत सिद्धांत है उसकी सहायता ली जाएगी। तो ये प्रियम्बल जो है वो अपने बेसिक स्वरूप से हमको संविधान को परिभाषित ही नहीं करता है, बल्कि संविधान की विचारधारा को भी स्थापित करने का प्रयास करता है। और कार्यपालिका हो, विधायिका हो और अंततः न्यायपालिका, अभी भारतीय संविधान में एलआईसी केस में फिर न्यायपालिका ने कहा कि संविधान को जब भी परिभाषा की जरूरत पड़ेगी तो हम प्रियम्बल को देखेंगे और प्रियम्बल के द्वारा ही हम संविधान को कभी कभी समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर्स के बहुत सारे नोशंस जो है वो प्रियम्बल में इंश्राइंड है। और इस तरह प्रियम्बल हमारे संविधान का माने मुख्य भाग है और ये संविधान को हमेशा परिभाषित करने का प्रयास करेगा। ठीक है मैडम, बड़ा ही